एक शिप विशाल बेरहम समंदर में सफर पर निकलती है। इसकी मंजिल तय है, इसका क्रू एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन आपको पता है कभी कभी एक जर्नी वैसे खत्म नहीं होती जैसी उसे होनी चाहिए। कभी कभी समंदर सिर्फ शिप को ही नहीं निगलता, वह सच को ही निगल जाता है। अपने पीछे एक डरावनी खामोशी और एक ऐसी कहानी छोड़ जाता है जो कई जनरेशंस को डराती है। यह मैरी सेलेस्टे की कहानी है, एक ऐसा नाम जो वेल समुद्री मिस्ट्री का पर्यायवाची बन गया है। ये एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद और एम्बिशन के साथ शुरू होती है, लेकिन एक ऐसे वॉइड में खत्म होती है जो समझ में नहीं आता। इस वेसल में सवार 10 लोगों का क्या हुआ? एक बिल्कुल सही सलामत शिप क्यों अपने आप ही चलती रही, लहरों पर एक खामोश खाली भूत बनकर? इसके जवाब अटलांटिक की गहराइयों में खो गए हैं। मैरी सेलेस्टे किसी शाप के साथ पैदा नहीं हुई थी, या ऐसा ही लगता था। ओरिजिनली इसका नाम अमेजन था। इसे 1861 में नोवा स्कोटिया में बनाया गया था। अपने शुरुआती दिनों से ही इस वेसल ने मिसफॉर्चून को अट्रैक्ट किया। इसे कई छोटे मोटे एक्सीडेंट्स और ऑनरशिप में बदलाव का सामना करना पड़ा, लेकिन 1872 तक यह कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स की कमांड में एक मजबूत समुद्री यात्रा के लायक ब्रिगेडाइन थी। वह एक रेस्पेक्टेड, गंभीर और एक्सपीरियंस्ड नाविक थे। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बेवजह रिस्क लें या बिना किसी बहुत अच्छे रीजन के अपनी पोस्ट छोड़ दें। इस फेटफुल वोयाज पर उनके साथ उनकी पत्नी सारा, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 स्किल्ड सीमेन का क्रू था। यह जर्नी एक रूटीन जर्नी होनी थी। 7 नवंबर 1861 को मैरी सेलेस्टे न्यूयॉर्क सिटी से निकली। इसके होल्ड में 1701 बैरल डीनेचर्ड अल्कोहल भरा हुआ था, जो जेनोआ, इटली के लिए एक वैल्यूएबल कार्गो था। जब यह हार्बर से निकली तो मौसम ठीक था और उस आने वाले डूम का कोई एहसास नहीं था, जो हमेशा के लिए इसके भाग्य को अनएक्सप्लेन्ड के इतिहास में सील कर देगा। कैप्टन ब्रिग्स एक मेटिकुलस शिप लॉग रखने के लिए जाने जाते थे, जो वेसल की प्रोग्रेस और कंडीशंस का डेली रिकॉर्ड होता था। इस जर्नी की शुरुआती एंट्रीज में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, बस विशाल अटलांटिक ओशन को पार करने का रोजमर्रा का काम। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, बस समंदर के पार एक और कमर्शियल ट्रिप। शिप लॉग में आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 की थी। इसमें शिप की पोजीशन एजोरेस आइलैंड्स के ठीक बाहर रिकॉर्ड की गई थी। एंट्री में किसी परेशानी का कोई संकेत नहीं था। तूफानों, समुद्री लुटेरों या क्रू के बीच किसी झगड़े का कोई जिक्र नहीं था। इस डेट के बाद मैरी सेलेस्टे पर खामोशी का पर्दा गिर गया। ऐसा लगा जैसे शिप अपने 10 निवासियों के साथ बस एक और डायमेंशन में चली गई हो। कई दिनों तक शिप खामोशी से बहती रही, करंट्स और हवा के साथ। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह एक मिस्ट्री थी, किसी के इसे ढूंढने और उन सवालों को पूछने का इंतजार कर रही थी जिनके आज भी कोई निश्चित जवाब नहीं है। आखिरी लॉग एंट्री के बाद उन खामोश घंटों में क्या हुआ होगा? समंदर एक विशाल और अकेला जगह है। एक शिप बिना किसी और को देखे कई दिनों तक चल सकती है, लेकिन 4 दिसंबर 1872 को यह सॉलिट्यूड टूट गया। ब्रिटिश ब्रिगेडाइन डेई ग्राटिया न्यूयॉर्क से जिब्राल्टर की ओर जा रही थी। उसने एक वेसल को बहते हुए देखा। इसके पाल अजीब तरह से सेट थे और यह अनियमित रूप से चल रही थी, जैसे कोई पतवार पर न हो। डेई ग्राटिया के कैप्टन डेविड मोरहाउस अलार्म हो गए। वह शिप को जानते थे, यह मैरी सेलेस्टे थी। वह इसके कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स को भी जानते थे। वे न्यूयॉर्क में निकलने से ठीक पहले मिले थे। शिप को इस हालत में देखकर उन्हें पता था कि कुछ बहुत गलत था। एक शिप बिना क्रू के अपने आप नहीं चलती। कैप्टन मोरहाउस ने मैरी सेलेस्टे को आवाज दी। उन्होंने लहरों के पार चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाजों का जवाब एक अजीब, परेशान करने वाली खामोशी से मिला। कोई जवाब नहीं था, जीवन का कोई संकेत नहीं था। संपर्क करने के कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने अपने फर्स्ट मेट ओलिवर डेवो को एक छोटी पार्टी के साथ रहस्यमयी वेसल पर चढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही उनकी छोटी नाव मैरी सेलेस्टे के पास पहुंची, बेचैनी की भावना और बढ़ गई। शिप इंटैक्ट लग रही थी, लेकिन यह खाली, परित्यक्त महसूस हो रही थी। बोर्डिंग पार्टी ऊपर चढ़ गई। उनके कदमों की आवाज खामोश डेक पर गूंज रही थी। वे सबसे बुरे के लिए तैयार थे, शायद हिंसा या बीमारी का एक दृश्य।
लेकिन वे उस चीज के लिए तैयार नहीं थे जो उन्हें वास्तव में मिली। बोर्डिंग पार्टी को एक शिप मिली जो अव्यवस्था में भी थी और बिल्कुल अच्छी कंडीशन में भी थी। पाल फटे हुए थे और रिगिंग डैमेज थी, लेकिन शिप खुद पूरी तरह से समुद्री यात्रा के लायक थी। संघर्ष का कोई संकेत नहीं था, कोई खून के धब्बे नहीं थे, समुद्री लुटेरों के हमले का कोई सबूत नहीं था। शिप की एक सिंगल लाइफ बोट गायब थी, जिससे यह पता चलता था कि क्रू ने शिप को छोड़ दिया था। लेकिन क्यों? शिप डूब नहीं रही थी। वास्तव में होल्ड में कुछ पानी के अलावा, जो इसके साइज की शिप के लिए एक असामान्य मात्रा नहीं थी, यह बिल्कुल ठीक थी। यह एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई मतलब नहीं था। एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन और क्रू समंदर के बीच में एक बिल्कुल सुरक्षित वेसल को क्यों छोड़ देंगे? क्रू का पर्सनल बिलोंगिंग्स, जिसमें उनका पैसा और कीमती सामान शामिल थे, अछूते थे। कैप्टन ब्रिग्स के केबिन में उनके कागजात, उनका पाइप और यहाँ तक कि उनकी बेटी के खिलौने भी थे, ऐसे छोड़े गए थे जैसे उनके मालिक बस एक पल के लिए बाहर गए हों। शिप की गैली में पर्याप्त प्रोविजंस थे, जिसमें 6 महीने तक चलने के लिए पर्याप्त खाना और पानी था। एक सिलाई मशीन एक कपड़े के टुकड़े के साथ अभी भी अपनी सुई के नीचे खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ठीक उसी पल थम गया हो जब क्रू हवा में गायब हो गया था। शिप का कीमती इंडस्ट्रियल अल्कोहल का कार्गो भी ज्यादातर इंटैक्ट था, जिससे चोरी को एक मकसद के रूप में खारिज कर दिया गया। केवल गायब चीजें, लाइफ बोट, शिप के नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके कागजात और हर एक व्यक्ति जो उस पर सवार था, थे। मैरी सेलेस्टे की खोज ने समुद्री समुदाय में सदमे की लहर दौड़ा दी। कैप्टन मोरहाउस और उनके क्रू ने गोस्ट शिप को जिब्राल्टर तक पहुंचाया, जहां एक औपचारिक जांच शुरू की गई। अधिकारी तुरंत संदिग्ध हो गए। एक शिप ऐसी हालत में कैसे मिल सकती है? जांच के प्रभारी अटॉर्नी जनरल फ्रेडरिक सोलीफ्लड को विश्वास था कि फाउल प्ले शामिल था। उन्हें संदेह था कि देई ग्राटिया के क्रू ने कैप्टन ब्रिग्स और उनके क्रू की हत्या शिप के लिए साल्वेज रिवॉर्ड का दावा करने के लिए की थी। उन्होंने डेक पर एक छोटे संदिग्ध दाग को खून के रूप में और कैप्टन के केबिन में मिली एक तलवार को संभावित हत्या के हथियार के रूप में बताया। हालांकि इस थ्योरी का समर्थन करने के लिए सबूत बहुत कम थे। तथाकथित खून का दाग कभी खून साबित नहीं हुआ और तलवार एक कैप्टन के लिए एक सामान्य चीज थी। देई ग्राटिया के क्रू ने अपनी बेगुनाही बनाए रखी। उन्होंने उस भयानक हालत का विवरण दिया जिसमें उन्होंने शिप को पाया था। उनकी कहानी सुसंगत और विश्वसनीय थी। जांच महीनों तक चलती रही, लेकिन अपराध का कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। मैरी सेलेस्टे के अपने क्रू द्वारा विद्रोह की थ्योरी पर भी विचार किया गया। शायद उन्होंने ब्रिग्स परिवार की हत्या कर दी थी और लाइफ बोट में भाग गए थे, लेकिन फिर कोई मकसद नहीं था। कैप्टन ब्रिग्स को एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और क्रू का सामान पीछे छोड़ दिया गया था। जैसे ही आधिकारिक जांच जवाब देने में विफल रही, जनता की कल्पना बेकाबू हो गई। दुनिया भर के अखबारों ने इस कहानी को उठाया और मैरी सेलेस्टे एक लेजेंड बन गई। लोग समुद्री राक्षसों और विशाल स्क्विड्स की विस्तृत कहानियां गढ़ने लगे, जो क्रू को गहराइयों में खींच रहे थे। अन्य लोग भूतों और अलौकिक शक्तियों की फुसफुसाहट करते थे। यह दावा करते थे कि शिप शापित थी और एक पैरानॉर्मल भंवर में चली गई थी। सबसे लोकप्रिय और स्थायी धोखे में से एक आर्थर कोनन डॉयल, शर्लक होम्स के निर्माता द्वारा प्रकाशित एक कहानी थी। उन्होंने एक काल्पनिक अकाउंट लिखा जिसमें एक बदला लेने वाले पूर्व गुलाम ने बोर्ड पर सभी को व्यवस्थित रूप से मार डाला था, जिसे कई पाठकों ने एक तथ्यात्मक रिपोर्ट के रूप में गलत समझा। ये सनसनीखेज कहानियां मनोरंजक होने के बावजूद केवल सच्चाई को और अधिक स्पष्ट करने का काम करती थी। तथ्य अपने आप में काफी अजीब थे। 10 लोग समंदर के बीच में एक समुद्री यात्रा के लायक शिप से गायब हो गए थे। सब कुछ पीछे छोड़ गए थे। उन्होंने अपना पैसा, अपने कपड़े, अपना खाना और अपनी भविष्य की योजनाएं छोड़ दी। वे बस बिना किसी निशान के गायब हो गए। लापता लाइफ बोट एकमात्र सुराग था जो एक जानबूझकर खाली करने का सुझाव देता था, लेकिन केंद्रीय प्रश्न अनुत्तरित रहा और दशकों तक गूंजता रहा। एक अनुभवी कैप्टन और उनके क्रू को किस बात ने इतना डरा दिया होगा कि उन्होंने एक बिल्कुल सुरक्षित शिप को विशाल, धोखेबाज अटलांटिक में एक छोटी कमजोर लाइफ बोट के लिए छोड़ना चुना।
इन सालों में एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस ने मिस्ट्री के लिए एक ज्यादा रैशनल एक्सप्लेनेशन जोड़ने की कोशिश की है। सबसे पॉसिबल थ्योरी शिप के कार्गो के इर्द गिर्द घूमती है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बैरल 701 बैरल में से 9 खाली पाए गए। ये बैरल एक अलग तरह की लकड़ी से बने थे जो ज्यादा पोरस थी। हो सकता है कि इन बैरल से अल्कोहल के वेपर्स रिस गए हों और शिप के होल्ड में जमा हो गए हों। कैप्टन ब्रिग्स को वाष्पशील धुएं से एक आसन्न विस्फोट के डर से एक घबराया हुआ फैसला लिया होगा। उन्होंने सभी को लाइफबोट में जाने का आदेश दिया होगा, जिसका इरादा शिप के पीछे एक सुरक्षित दूरी पर तब तक चलना था जब तक खतरा टल न जाए। यह अल्कोहल वेपर थ्योरी कई अजीब तथ्यों को समझाती हुई लगती है। अचानक हिंसक विस्फोट का डर शिप को जल्दी छोड़ने का एक आकर्षक कारण होगा। क्रू ने होल्ड को हवादार करने के लिए एक हैच खोला होगा, जो अंदर पाए गए पानी का कारण हो सकता है। उन्होंने शिप के कागजात और नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को अपने साथ लाइफबोट में ले लिया होगा, जैसा कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी। उन्होंने लाइफबोट को मैरी सेलेस्टे से एक टो लाइन से जोड़ा होगा, लेकिन अगर यह योजना थी तो कुछ बुरी तरह गलत हो गया। शायद एक अचानक तूफान आया जिसने टो लाइन को तोड़ दिया, या शिप ने अप्रत्याशित रूप से गति पकड़ ली, जिससे छोटी लाइफबोट और उसके 10 यात्री पीछे छूट गए, बेरहम समंदर में खो गए। अन्य थ्योरीज भी प्रस्तावित की गई है, हालांकि कोई भी तथ्यों को इतनी सफाई से फिट नहीं करती। कुछ ने सुझाव दिया है कि एक सी क्वेक, एक अंडरवाटर भूकंप ने समुद्र तल से मीथेन गैस छोड़ी होगी, जिससे पानी में हलचल हुई होगी और क्रू घबरा गया होगा। एक और विचार इंफ्रासाउंड फिनोमेना की ओर इशारा करता है, जहां तूफानों या भूकंपीय घटनाओं से उत्पन्न कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें तीव्र चिंता और भ्रम पैदा कर सकती है, जिससे क्रू ने तर्कहीन रूप से काम किया होगा। यहां तक कि क्रू के एक ही विशाल दुष्ट लहर से समुद्र में बह जाने की संभावना पर भी विचार किया गया है। हालांकि यह असंभव लगता है कि सभी 10 लोग एक ही समय में डेक पर होंगे। आज 150 से ज्यादा साल बाद मैरी सेलेस्टे की कहानी हमें मोहित करती रहती है। यह अल्टीमेट घोस्ट शिप की कहानी है, क्योंकि यह रियल है। शिप खुद एक अनरिमार्केबल अंत को मिली। 1885 में अपने आखिरी मालिक द्वारा एक बीमा धोखाधड़ी योजना में जानबूझकर बर्बाद कर दी गई, लेकिन इसकी लेजेंड जिंदा है। ये कहानी समंदर की शक्ति और रहस्य की एक डरावनी याद दिलाती है। ये अज्ञात के सामने मानवीय भेद्यता को उजागर करती है। खाली डेक, अछूता सामान और 10 गायब आत्माएं एक परफेक्ट अनसुलझी मिस्ट्री बनाती है। ये एक ऐसी कहानी है जहां खामोशी किसी भी सबूत से ज्यादा बोलती है, जिससे हम हमेशा के लिए सोचते रहते हैं कि 1872 के उस फेटफुल दिन क्या हुआ था।